स्टार्ट करता हूँ मैं। आप सब लोगों को सिर्फ क्लास में फोकस करना है कंटेंट को लेके। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और आप सब लोगों को आपकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं ट्रेनिंग का एजेंडा बता देता हूँ। हम लोगों के ट्रेनिंग का एजेंडा क्या है। हम लोगों का मेन फोकस ये रहेगा पूरी ट्रेनिंग में, क्योंकि इस ट्रेनिंग में डेवऑप्स के बंदे भी हैं और एडब्ल्यूएस के बंदे भी हैं। ठीक है, जो बंदे डेवऑप्स वाले हैं उनके लिए एडब्ल्यूएस का टूल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि डेवऑप्स के अंदर आपका एडब्ल्यूएस तो आपको करना ही करना है। तो पहले एडब्ल्यूएस आप लोग को मैं करवा रहा हूँ, और जो एडब्ल्यूएस वाले हैं उनका तो ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो पहला मॉड्यूल स्टार्ट होगा, डेवऑप्स वाले बंदे को बोल रहा हूँ, वो है एडब्ल्यूएस। और जिन्होंने एडब्ल्यूएस में एनरोलमेंट लिया है उनको तो पता ही है कि उनको एडब्ल्यूएस सीखना है। तो पूरे इस ट्रेनिंग में हम लोगों को जो एंड मोमेंट में जाके बन जाना है वो हमारा ये है। जस्ट एक मिनट। तो इस पूरी ट्रेनिंग के बाद हमें जो कंप्लीट बनना है वो बनना है हमें सोल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। देखो, एसोसिएट और प्रोफेशनल में क्या डिफरेंशिएट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एसोसिएट का मतलब होता है कि एडब्ल्यूएस की जो रिसोर्सेस होती हैं उन रिसोर्सेस में आप वर्क करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ द एसोसिएट। ठीक है, जैसे कि आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया और आपको कोई टास्क दे दिया कि आपको बोला गया कि आप एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दो या कोई स्टोरेज क्रिएट कर दो, या फिर आपसे किसी ने ये बोला कि कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप कर दो। मतलब जो भी डे बाय डे टास्क जो आपको इंडस्ट्री में आता है वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का बंदा कर रहा होता है, और थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर की डिजाइनिंग। प्रोफेशनल का मतलब हो गया कि आप किसी को कंसल्टेंट कर रहे हो एडब्ल्यूएस के बारे में। ये कंसल्टेंट आप अपने बॉस को भी कर सकते हो या फिर आप क्लाइंट्स को भी कर रहे हो प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए। तो बेसिकली इस पूरी ट्रेनिंग का जो एजेंडा हमारा ये है कि कंप्लीटली आप एडब्ल्यूएस को बहुत अच्छी तरीके से सीखें विद प्रैक्टिकल्स के साथ। और जब आप एडब्ल्यूएस के बेस में नेक्स्ट कंपनी में जाएं तो वहां पर ऐसा लगना चाहिए कि आपने पूरी की पूरी एक एडब्ल्यूएस के ऊपर लाइव इंडस्ट्री पे काम करके आए। तो ये हमारा पूरा का पूरा फोकस है। ठीक है, एडब्ल्यूएस मार्केट में आने का जो मेन रीजन था वो यही था कि पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भी ये बात बताई थी, जो हमारी लास्ट वीक एक सेशन हुआ था, कि एडब्ल्यूएस को आने का मेन बेनिफिट यही है कि कंपनी का कॉस्ट आपका कहीं ना कहीं बच रहा है। क्योंकि पहले हमें ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर लगाने का हमारे पास ऑप्शन थे केवल, तो वहाँ पे आपके अपफ्रंट कॉस्ट लगते थे। लेकिन जब से क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट में आ चुके हैं तो आपको डेटा सेंटर लगाने के लिए अपफ्रंट कॉस्ट कुछ भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको अपफ्रंट कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो, इजीली अपना डेटा सेंटर एडब्ल्यूएस क्लाउड में आके सेटअप करते हो और अपना वर्क करना, अपना प्रोजेक्ट जो है वो आप स्टार्ट कर देते हो कंटिन्यूसली 1 डे से। तो सबसे पहले हमें भी ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि एडब्ल्यूएस में जाने जाने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या पड़ता है। रिसोर्सेस तो आप बाद में बनाते हो, सबसे पहला काम होता है आपका डेटा सेंटर सेटअप करना। क्या होता है सबसे पहला काम आपका होता है, डाटा सेंटर को सेटअप करना। डेटा सेंटर सेटअप करने का मतलब होता है कि एडब्ल्यूएस आपसे, जैसे एडब्ल्यूएस ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा उन्होंने अपना फिजिकल डेटा सेंटर लगाया। हर एक कंट्री में इन्होंने अपना फिजिकल डेटा सेंटर को सेटअप करके रखा है। और फिजिकल डेटा सेंटर सेटअप करने के बाद ये हर एक क्लाइंट्स को, हर एक कस्टमर को ये रिकमेंड करते हैं कि ये फिजिकल जो डेटा सेंटर है इसको हम लोग एज अ वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब भी आप अपने रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट करने आते हैं तो सबसे पहले आप अपना एक वर्चुअल डेटा सेंटर सेटअप करें, देन उसके बाद उसके अंदर आप सब कुछ क्रिएट करें।
एक मिनट मेरे को जस्ट देना ना, बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया इन्होंने, इनको पहले मैं निपटा लेता हूँ। ठीक है, तो AWS आपको क्या रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले आप क्या करें, AWS पे आप सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आप अपना वर्चुअल डाटा सेंटर बनाओ, और वर्चुअल डाटा सेंटर बनाने के बाद उसके सारे सारे रिसोर्सेज, ये आपको AWS रिकमेंड करता है। AWS आपसे कहता है कि आप अगर अपना वर्चुअल डेटा सेंटर नहीं बनाना चाहते हो, आप अपना अगर वर्चुअल डेटा सेंटर नहीं बनाना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको एक वर्चुअल डेटा सेंटर बना के देते हैं, कह रहा है आप इनका इस्तेमाल करो, बट बिना वर्चुअल डेटा सेंटर के आप AWS में एक सिंगल रिसोर्सेज भी नहीं बना सकते। ठीक है, कुछ चीजों का आपको ये ध्यान रख के चलना पड़ता है। उससे पहले बहुत सारे लोगों का अगर क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड को लेकर अगर डाउट होगा, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये भी मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का अगर डाउट होगा व्हाट इज द AWS, तो ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा इस सेशन में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, तो AWS को स्टार्ट करने से पहले आपको ये टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्योंकि एकदम से AWS तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कई बार इंटरव्यू में से डिस्कशन हो जाते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के टर्म्स को क्लियर करो जरा, होता क्या है। तो अगर हम लोग कंप्यूटिंग की बात करें, तो कंप्यूटिंग का मतलब जस्ट लाइक आप डेटा का मैनिपुलेशन करते हो, और डेटा का मैनिपुलेशन कहाँ पे होता है? आपके कंप्यूटर के ऊपर होता है। तो किसी भी कंप्यूटर को ऑन करके जब आप उसमें प्रोसेस करते हो, तो उसको हम लोग कंप्यूटिंग बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं? कंप्यूटिंग। ठीक है, डेटा का आपने मैनिपुलेशन कर। क्लाउड का मतलब जस्ट लाइक बादल। तो जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कोने में जाते हो तो आपको एक बादल दिखाई देता है, तो इस बादल से इंस्पायर होके कंपनियों ने क्या किया? कंप्यूटिंग की रिसोर्सेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से लोगों को क्लाउड मिलता है वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाने के बाद, ऐसे ही बोला कि कंप्यूटिंग की सर्विसेज भी इस तरीके से आपको मिलेंगी। ठीक है, कंप्यूटर में आप क्या करते हो? कंप्यूटिंग कर रहे होते हो। तो क्लाउड से इंस्पायर होने के बाद उन्होंने कंप्यूटर के रिसोर्सेस इस तरीके से देना स्टार्ट किया जिस तरीके से बादल आपको मिलता है। तो आपके IT वर्ल्ड के अंदर Amazon नाम की कंपनी थी, और उन्होंने अपना एक सब कंपनी इन्होंने बनाया, और सब कंपनी के अंदर क्या किया? कंप्यूटिंग की रिसोर्सेस आपको देना स्टार्ट किया। AWS स्टैंड फॉर Amazon वेब सर्विस। तो Amazon वेब सर्विस, इनकी वेबसाइट के थ्रू इन्होंने सारी सर्विस देना स्टार्ट किया। अब सर्विसेज में क्या क्या देते हैं? तो सबसे पहले ये लोग आपको S3 बकेट देना स्टार्ट किया, राइट। धीरे धीरे स्टोरेज को और इनहेंस किया, कंप्यूटिंग देना स्टार्ट किया, फिर लोड बैलेंसर देना स्टार्ट कर दिया, DNS देना स्टार्ट कर दिया,
फिर इन्होंने ईसी आपका डॉकर कंटेनर देना स्टार्ट किया, फिर क्यूबरनेटिस देना स्टार्ट किया, फिर मॉनिटरिंग टूल्स देना स्टार्ट किया। मतलब कहने का मतलब है कि एक एप्लीकेशन को जब हम लोग डिप्लॉयमेंट करते थे अपनी ऑन प्रोमाइसेस में, तो एक सक्सेसफुल और प्रॉपर तरीके से डेटा सेंटर बनाने के लिए जो जो रिसोर्सेज की हमें नीड पड़ती थी, राइट, वो सारे रिसोर्सेस ये जो प्रोवाइडर हैं, नॉट ओनली AWS, एजोर भी ले लो, गूगल क्लाउड भी ले लो और अदर भी ले लो, ये इन लोगों ने सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात मैं ये बोलूं कि अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको जो जो सेटअप ऑन प्रेमाइसेस में करना पड़ता था, वो हर एक सर्विस ये क्लाउड प्रोवाइडर अपने सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं। और आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए तो आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो आप लोगों से, तो मुझे पता लग जाए आप लोगों को मेरे लैंग्वेज समझ आ रही है। क्लियर है सर। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पॉइंट में? मुझे तो ले दे के अगर हम लोग देखें कि अगर आपको ये AWS बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो पूरा का पूरा डाटा सेंटर आप AWS पे लगा सकते हो। और प्लस कई लोग क्वेश्चंस करते हैं कि ठीक है डेटा सेंटर तो सेटअप कर दिए, लेकिन जो डे बाय डे टास्क होता है, जैसे लाइक CI/CD पाइपलाइंस हो गए, कोड कमिट हो गया, जैसे लोग गिटहब यूज करते हैं, जेनकिंस यूज करते हैं, बिल्ड टूल यूज करते हैं, राइट, मॉनिटरिंग टूल्स लोग यूज करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि उसके बाद हम लोग कई बार मशीन लर्निंग के टूल्स भी यूज करना पड़ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमें यूज करना पड़ता है अपने डेटा सेंटर के अंदर। तो ये सारी चीजें क्या AWS अपने प्लेटफॉर्म्स में देता है? क्या हमें इन चीजों के लिए कहीं और जाना पड़ेगा? क्या इन चीजों के लिए हमें ऑन प्रेमाइस सेटअप करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ईच एंड एवरी सर्विसेज आपको AWS अपने सिंगल प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करता है, ईच एंड एवरी सर्विस। यार ये लोग टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? बार बार मुझे एडमिट करना पड़ रहा है, आप लोग डिस्टर्ब। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? तो AWS आपको बोलता है कि आप अपने डाटा सेंटर भी सेटअप करें, और देन उसके बाद आपको लगता है कि यार आप आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो डे बाय डे अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हैं, तो अपने कोडिंग्स को अपग्रेड करते हैं, नए कोड जनरेट करते हैं। तो नए कोड को डिप्लॉयमेंट करने के लिए क्या पाइपलाइंस मिलेगा, क्या कोड कमिट मिलेगा, तो सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इवन ये समझ लो कि अगर आप AWS में स्ट्रांग हो जाते हो, तो आप अपनी पूरी लाइफ इस पे काट सकते हो सर, पूरी लाइफ AWS में ही एक्सपर्ट होके। लेकिन स्टार्टअप कहां से होता है? स्टार्टअप होता है डाटा सेंटर से। सबसे पहला काम है डाटा सेंटर आपको सेटअप करना आना चाहिए। दूसरी चीज, एक और टेक्निकल आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि ये सारी चीजें AWS किस तरीके से दे रहा है, राइट, बैकग्राउंड में उन्होंने क्या सेटअप किया है। और कोई नई कंपनी अगर ये बिजनेस करने आती है, तो वो उन्हें क्या करना पड़ता है। तो मैं आपको छोटी सी लाइन आपको बता दूं, आप सबको एक चीज क्लियर होगी, वर्चुअलाइजेशन का पॉइंट, ठीक है। आज के टाइम पर अगर हम लोग देखें कि आपने अगर अपनी कंपनी में कोई एक फिजिकल फायरवॉल आपने मार्केट में अगर बाय किया, लाइक F5 का फायरवॉल आपने बाय किया, या सिस्को का राउटर आपने खरीदा है फिजिकली, या आपने सिस्को का स्विच आपने फिजिकल खरीदा है, तो आप कभी उसमें विजुलाइज करके देखो कि आप उस पर काम कैसे करते हो। तो मान लो आपने अपनी कंपनी में कोई फायरवॉल खरीदा है, तो फायरवॉल में काम कैसे करते हैं हम लोग? फायरवॉल पे पावर केबल लगाते हैं, राइट, लैन केबल लगाते हैं, और एक IP एड्रेस पे इंस्टॉल कर देते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें कंपनी ने जो लैपटॉप प्रोवाइड किया, उस लैपटॉप में हम लोग उस फायरवॉल को जो IP असाइन किया, उसका IP और पोर्ट नंबर डाल के उसे अपने लैपटॉप के वेब कंसोल में एक्सेस कर लेते हैं, और एक ऑथेंटिकेशन ID पासवर्ड सेट कर देते हैं, और लॉगिन करके अपने लैपटॉप से ही सारे रूल्स उस पर लगा रहे हैं। इवन आपका फायरवॉल किसी भी कोने में रखा हो, लाइक आपका फायरवॉल लाइक
बैंगलोर के किसी डेटा सेंटर में रखा हुआ है और आज आप लंदन में हो या आप गुड़गांव में हो या दिल्ली में हो या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो अपने घर से ही बैठ के आप उस फायरवॉल पे कंसोल लेते हो और उस फायरवॉल पे सारी सेटिंग आप करते हो, राइट। ऐसे ही हर एक रिसोर्सेस इस तरीके से ही किया जाता है। तो इनका, अगर ये एडब्ल्यूएस वाले या कोई अदर क्लाउड प्रोवाइडर अगर ये फायरवॉल्स आपको देना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो ये किस तरीके से देते हैं, जरा इस एग्जांपल्स को समझो। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने फायरवॉल खरीदा, फायरवॉल को फिजिकल लगाया और फिजिकल लगा के उन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर के साथ उन्होंने कनेक्ट किया। उसके बाद इस कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, वो क्या करते हैं, इसकी इमेज बनाते हैं। क्या करते हैं, इसकी इन्होंने इमेज बना ली। इमेज तो सबको पता ही होगा, आईएसओ इमेज। इन्होंने इसकी एक इमेज बना ली और इमेज बना के क्या करते हैं कि अपने डैशबोर्ड में जाकर अपलोड कर दिया इन्होंने। और फिर उन्होंने बोला कि अगर किसी को फायरवॉल चाहिए तो आपको मैं कंप्यूट की सर्विस तो दे ही रहा हूं, आप मेरे से कंप्यूट ले लें, वर्चुअल कंप्यूटर, वर्चुअल वीएम ले लें और उस वीएम पे आप ये वाली इमेज डिप्लॉय कर लें। इस इमेज का नाम है F5 या चेक पॉइंट, जो भी है। तो जैसे आप उस इमेज को अपने कंप्यूटर में डिप्लॉय करते हैं तो उसके अंदर फायरवॉल पूरा आपको बना बनाया मिल जाता है। फिर आपको कुछ इंटीग्रेशन की सेटिंग दे देते हैं और कहते हैं कि उसके बाद आप अपना रूल्स वगैरह इस पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही टेक्निकल मैकेनिज्म इन्होंने यूज कर करके हर एक रिसोर्सेस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। क्लियर है इस पॉइंट को? हाँ जी, क्लियर है ना सबको? सर एक क्वेश्चन था मेरा। लाइक क्वेश्चन बड़े हैं तो पूछ लो, नहीं तो लास्ट में पूछो, ज्यादा बेटर होगा। पूछो क्या क्वेश्चन। सर वो आपने बोला था कि अगर एडब्ल्यूएस में हम आप जो है पूरा टाइम पूरा लाइफ काट सकते हैं इसके ऊपर हम। सर मतलब कैसे, मतलब कि इसके ऊपर हम आपने बोला कि आपको जो है डाटा सेंटर जो है आपको फिजिकल आना चाहिए लगाना। कहने का मतलब है कि सर AWS इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप खत्म ही नहीं होगा कभी सर, इतना कुछ इसके अंदर है, राइट। जैसे आपने AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट की रिसोर्सेस आपने लर्न कर लिए, प्रोफेशनल के रिसोर्सेस आपने लर्न कर लिए, फिर आगे जाके बच गया AWS डेवऑप्स के रिसोर्सेस, जिसमें कोड कमिट, कोड पाइपलाइन, ये सारी चीजें आपने लर्न कर लिए। फिर इसका बैकअप सर्विस, फिर इसकी मॉनिटरिंग सर्विस अलग से है, फिर इसकी मशीन, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर। इवन अगर आप इसको बैठे पढ़ने तो 5 साल भी आप इसको कंटिन्यू पढ़ लो तब भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि नए रिसोर्सेस तो ऑलरेडी ऐड होते हैं। तो बहुत से बंदे जो होते हैं ना, बहुत प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, जिन्होंने अपना करियर इधर उधर नहीं देखना है, वो AWS में ही नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा। जिसको कहते हैं बहुत प्रो टाइप का बंदा है, वो किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देना, वो AWS में एक्सपर्ट है, सिर्फ वो AWS पे एक्सपर्ट है। तो किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने देखा होगा कि उस कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, बट कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो पर्टिकुलर उसी डोमेन में बैठे हुए हैं और वो अकेले बैठकर पूरे इंटायर दी उनकी कंपनी का पूरा AWS हैंडल कर रहे हैं। सर कैरियर वगैरह ठीक है सर ऐसे तो फिर इसमें इतनी सारी चीजें बताती है तो समझ ही जाओ। जी जी सर। ओके। सिंपल सी भाषा में देखो, आपने देखा होगा कि जब आप मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हो, राइट, तो फर्स्ट ईयर आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन बाद में आगे चल के डॉक्टर प्रो हो जाता है। लाइक आपके बोन्स के एक्सपर्ट डॉक्टर है, स्किन्स का एक्सपर्ट डॉक्टर है, आईज के एक्सपर्ट है, माइंड के एक्सपर्ट है, हार्ट के एक्सपर्ट है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट में भी बहुत कुछ होता है जो आपको पूरी लाइफ सिखा सकता है, और आप उसको पूरी लाइफ सीखने को लग जाओ तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन आपको फिर मेहनत भी उस लेवल पे करना है, ये सिर्फ बातों पे नहीं रखना है। जी जी सर। ओके। और किसी का क्वेश्चन है क्या इस टाइप से लेके, करियर को लेके? नहीं है ना, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। एक्चुअली सर ये अपन जैसा जनरल डिस्कशन करते हैं
तो उसके लिए अलग से थोड़ा टाइम स्लॉट लेके कर सकते हैं अभी। हाँ, ये अलग से कर लेना, ये जनरल अलग से वगैरह कर लो, अलग। ज्यादा बेटर होगा। हाँ, क्योंकि इसमें सर टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, क्योंकि है ना, और मेन पॉइंट में बिना हम लोग आते फालतू हैं, ये के अलग से कर लेंगे, वो कोई एक्सटेंड दिक्कत हो रहा है। नहीं। ठीक है, तो आ जाओ मेन पॉइंट में डायरेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है वीपीसी सेटअप करना, और वीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, तो अगर हम लोग वीपीसी की बात करें, वीपीसी सेटअप कैसे होता है, तो वीपीसी सेटअप करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिंगल क्लिक में आप वीपीसी क्लिक सेटअप कर सकते हो। तो मैं अगर और जहां तक मुझे उम्मीद है कि AWS पे अकाउंट क्रिएट करना लगभग सबको आता होगा। कोई ऐसा पर्सन है जिसको AWS में अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता? कोई एक बंदा हो तो बताओ मुझे, कोई एक भी बंदा बोल के बताओ, चैट पढ़ने में मुझे भी टाइम लग जाएगा। नहीं आता। क्या नाम है आपका? मनीष त्यागी। सर एक रिक्वेस्ट है, जो पार्टिसिपेंट्स है क्या वो अपना माइक बंद कर सकते हैं? बैकग्राउंड नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, म्यूट कर लो यार। राइट, बोलो। सर मुझे इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? अभी क्लास तो चलने दो। नहीं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो मतलब इसलिए पूछ रहा था आपकी, मतलब मेरा मिस हो गया है तो। क्या कह रहे हो? मेरी क्लास मिस हो गया है या मैं कहीं मतलब ये बीच नॉन में टेक्निकल अवेलेबल नहीं हूँ। क्वेश्चन है, ये हम लोग बाद में भी कर लेंगे, अभी मेन पॉइंट पे आ जाओ। किसको नहीं आती अकाउंट क्रिएट करना? मनीष त्यागी सर, मुझे नहीं आता। राइट, कोई बात नहीं मनीष, बहुत सिंपल से स्टेप्स है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो आप ई वाली लिंक पे चले जाना। आप सिंपल सा गूगल पे आना, यहाँ पे राइट, और यहाँ पे क्या लिखना है, AWS लॉगिन कंसोल, यहाँ पे क्लिक करना। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको साइन इन टू दी कंसोल में क्लिक करना, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके। ठीक है, ये आएगा। आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो आपने कभी लाइफ में फेसबुक में, जीमेल में अकाउंट बनाया होगा, तो ऐसे ही कुछ करना होता है। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आप डालो, ठीक है, यहाँ पे अपना अकाउंट नेम डाला आपने, ठीक है। ओके, हाँ, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे अकाउंट नेम। तो आपकी ईमेल आईडी बोलो, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। मनीष त्यागी 0001 स्पेलिंग बोलना। MANISH हाँ, TYAGI TY TAGI TYAGI 0001 GI 000 आगे क्या है? @gmail.com। ठीक है, ये आपने लिखा, और यहाँ पे अपना नाम दे दो, मनीष त्यागी। ओके, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई ईमेल एड्रेस करना है। तो आपके ईमेल में वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो मुझे बता दो कोड। एक सेकंड। अभी तो मेरे नहीं है सिर्फ मेल पे देखो। एक सेकंड। ईमेल आईडी चेक करो, सही है? स्पेलिंग मनीष त्यागी 0001 था, 0001। नोट यू पे क्लिक करें तो देखो 0001। 239238
23 23 92 92 38। 38। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड आप सेट कर लो अपना, बाद में आप ब्रेक भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपका पासवर्ड AWS@123 कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। सेटअप टू कंटिन्यू। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको ना अपने एड्रेस वगैरह देने होंगे। ठीक है, ठीक है। एड्रेस आप पर्सनल करके एड्रेस वगैरह देना। फिर आपको ना, आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना, 2 रुपए आपके कटेंगे, देन उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। तो ये मैं अभी ठीक है। पब्लिकली नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बस फ्यू स्टेप्स आप कर लोगे, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ आज। हाँ, नहीं होगा तो फिर मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लेना। ओके सर, ओके। चल, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर AWS ने जितने कंट्रियों में उन्होंने डेटा सेंटर लगा के रखा है, उन सारी कंट्रियों के यहाँ पर लिस्ट आ रहा है। आपको जो भी कंट्री सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर उस कंट्री का नाम आ रहा है, नॉर्दर्न वर्जीनिया। अगर यहाँ पर नॉर्दर्न वर्जीनिया है और जो भी रिसोर्सेस आप क्रिएट करते हो, इसका मतलब है कि आपने अपने रिसोर्सेस एज अ फिजिकली नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन को सेलेक्ट किया है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने रिसोर्सेज जो क्रिएट कर रहा हूँ वो मुंबई में जाके क्रिएट होने चाहिए, तो आप यहाँ से मुंबई रीजन को सेलेक्ट करें। ये सिलेक्शंस करने के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे पहला, कि आपने अगर रिसोर्सेस डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो पहले आप ये ध्यान रखो कि आप डेटा सेंटर किसके लिए बना रहे हो, अपने कस्टमर्स के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए। तो आपके क्लाइंट्स के लिए अगर आप बना रहे हो तो क्लाइंट्स का बिजनेस क्या है और क्लाइंट्स के जो कस्टमर्स हैं उनका लोकेशन क्या है। मान लो अगर आपने किसी इंडियंस क्लाइंट्स के लिए बना रहे हो तो डेफिनेटली ये कि वो जो बिजनेस, वो जो क्लाइंट्स का जो सेटअप आप करोगे और सेटअप करने के बाद जो रिसोर्सेस हैं, जो सर्विसेज हैं, उस सर्विसेज को एक्सेस करने वाले लोग इंडिया में रहते हैं, तो आप मुंबई को सेलेक्ट करें।
क्योंकि गलती से अगर आपने नॉर्दर्न वर्जीनिया या लंदन का डेटा सेंटर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपके जो उनके जो कस्टमर्स होंगे उस सर्विस को जब एक्सेस करने आएंगे तो उनको लंदन डेटा सेंटर पे जाना होगा, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब मान लो आप इंडिया में रहते हो और आपने अमेरिका से या लंदन से ऑस्ट्रेलिया के किसी क्लाइंट से आपने प्रोजेक्ट उठा लिया और वो क्लाइंट्स कुछ ऐसा बिजनेस करता है या फिर कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो लोकल लंदन वालों को लोगों के लिए है, तो उसको उस क्लाइंट को कुछ नहीं पता, तो आपको रिकमेंड करना है, राइट। ये नहीं होना चाहिए कि आप इंडिया में हो तो आपने मुंबई पे उसका डेटा सेंटर लगा दिया। आपको पता होना चाहिए कि उनके क्लाइंट्स कहाँ रहते हैं, उनके यूजर्स कहाँ रहते हैं। लंदन में रहते हैं तो लंदन के रीजन में आप लगाएं, ठीक है। तो सबसे मेन फैक्टर ये होता है जब भी रीजन सिलेक्शन की बात होती है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जैसे प्राइसिंग को लेके, ठीक है। हर एक रीजन में रिसोर्सेज सेम होगा लेकिन हर एक रीजन में उनकी प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होगी। उसके पीछे भी कारण होता है, अपनी अपनी कंट्री का टैक्स हो गया, राइट, कॉस्ट हो गया, सेलिंग कॉस्ट हो गया, सेटअप कॉस्ट हो गया, अलग अलग पड़ता है। वही रिसोर्सेस मुंबई में आपको महंगी पड़ेंगी, हो सकता है नॉर्दर्न वर्जीनिया में सस्ती पड़े, लंदन में और सस्ती पड़े, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज सब कुछ ऐड करे। जैसे आपको पता ही होगा कि अगर आप अमेरिका में कोई आईफोन खरीदते हैं तो 1 लाख में आ रहा है, तो इंडिया में वही आईफोन 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि टैक्स ऐड हो रहा है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सब कुछ। तो ऐसे ही होता है। तो ये नहीं देखना है कि नॉर्दर्न वर्जीनिया में रिसोर्सेज सस्ती पड़ रही हैं तो आपने वहां पे लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको फर्स्ट वाला चीज ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कुछ सर्विसेज आपकी सारे रीजन्स में अवेलेबल नहीं होता है। जब भी ये कोई नई सर्विसेज या नए रिसोर्सेज अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं तो सबसे पहले वो लोग अपने मेन रीजन्स में प्रोवाइड करते हैं। जैसे इनका जो मेन रीजन है वो नॉर्दर्न वर्जीनिया है, ऑरेगन है, ठीक है, लंदन के कुछ हैं। तो पहले वो लोग यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, देन बाद में तो कल को मान लो आपका पूरा डेटा सेंटर मुंबई में लगा हुआ है और कोई एक ऐसा नया रिसोर्सेस आ गया जो आपको नीड है, आपको वहाँ पे लगाना है और आपके मुंबई रीजन में अगर नहीं है तो आप अपने मुंबई रीजन के नियर कोई रीजन पड़ रहा है जहाँ पे वो अवेलेबल है, वहां से आप ले लें और इंटीग्रेट करके यूज कर लें। तो बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। मेन समझना आपको ये है कि एज अ लर्निंग पॉइंट, एज अ प्रैक्टिस पॉइंट में तो कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंडस्ट्री में तो देखो ऐसा होगा कि डेटा सेंटर जिस रीजन में आपको लगाने हैं, आप AWS में जब लॉगिन करेंगे तो आपको सिर्फ वही रीजन आपको लिस्ट में आएगा, बाकी रीजन आपको दिखेगा नहीं। तो आप दूसरे रीजन में तो जा ही नहीं सकते। जैसे कि आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, उसके सेटअप मुंबई रीजन में है, तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको सिर्फ मुंबई रीजन दिखेगा, बाकी दिखने वाला है। तो सब पॉलिसी सेटअप करके लोग कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना रीजन को लेके, AWS वालों ने गवर्नमेंट के लिए भी कुछ रीजंस बना के दिए, मतलब गवर्नमेंट का अलग डेटा सेंटर इन्होंने बना के दिया। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट वाले अगर आते हैं, राइट, और उन्हें अपना डेटा सेंटर लगाना है तो उनके लिए उन्होंने अलग फिजिकल डेटा सेंटर लगाया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ गवर्नमेंट के रीजंस भी इन्होंने दिए हैं। क्लियर है? क्लियर है इस पॉइंट को? किसी को डाउट तो नहीं है? गवर्नमेंट रीजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये इनके अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो वो दिखेगा, यहाँ पे अभी इन्होंने लिस्ट नहीं कर रखा है। अगर एक्सीडेंटली हमने कोई गवर्नमेंट रीजन सेलेक्ट कर लिया तो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले फॉलो करना पड़ता है। ओके सर। सर अगर रीजन को सेलेक्ट कर लिया तो फिर क्या होगा? रीजन को तो कर सकते हैं सेलेक्ट हम। क्या कह रहे हो सर? रीजन को अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा? रीजन को सेलेक्ट कर लिया तो कुछ भी नहीं होगा। आपने जो रीजन सेलेक्ट किया आपके रिसोर्सेज वहां जाके बनेंगे।
तो आपको पता होना चाहिए ना, कल को आपको पता लगे कि आपने एक इंस्टेंस यहाँ बनाया और आप किसी और रीजन में जाके ढूंढ रहे हो तो आपको मिलेगा नहीं वो। ओके सर मैंने लाइक एक रीजन लाइक मुंबई में रीजन में कर दिया डेटा सेंटर सेटअप लाइक एंड आफ्टर 15 days इफ आई वांट टू चेंज हो सकता है क्या? इट्स लाइक फिक्स, आई कांट चेंज। चेंज हो सकता है सर। ओके सर एक क्वेश्चन था कि अगर हमने मुंबई में अपना डेटा सेंटर सेटअप किया है तो हमारे अभी इंडियन क्लाइंट्स हैं, अगर बाद में मान लो नॉर्थ वर्जीनिया के क्लाइंट्स हमारे बढ़ जाते हैं कस्टमर्स के अंदर, तो उनमें लेटेंसी नहीं आएगी या हमें दोनों ऐड करने पड़ेंगे? फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। जैसे आपने बताया था कि हमारे अगर कस्टमर्स हैं इंडिया के हैं तो हम मुंबई का लेंगे, राइट? तो अगर मान लो 1 साल बाद हमें नॉर्थ वर्जीनिया के भी कस्टमर्स मिल गए और मुंबई के भी हैं हमारे, तो हम दोनों लेंगे या फिर? तो उसके पीछे देखो क्या होता है कि AWS आपको कहता है कि आपको मैं ना AWS पे काम करने के लिए बहुत सारे तरीके देता हूँ। एक तो आपको मैं मैनुअल दे रहा हूँ कि आप एक एक चीजें क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एक आपको मैं देता हूँ कि आपको एक फाइल, जो भी आपको रिसोर्सेज बनाने हैं आप अपने फाइल पे लिखो, राइट। उस फाइल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट आप मेंशन कर दो। जैसे डेवलपर को आपने देखा है ना कि कंपनी के अंदर क्या होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं जा रहे हैं तो हम 10 डेवलपर्स हैं, तो हमने एक एक सेक्शन बांट लिया कि भाई हेडर तू बनाएगा, पेमेंट गेटवे से रिलेटेड कोड तू लिखेगा, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन के कोड तू लिखेगा, सब अलग अलग बैठ के कोड लिख रहे हैं। फिर फाइनल सारे कोड को एक फाइल पे रखते हैं और वो फाइल ही एक प्रोजेक्ट हो गया और वो डिप्लॉय करके सब आ जाता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है? यस। तो आगे जाके एक सर्विस होती है क्लाउड फॉर्मेशन की। तो कंपनी के अंदर जो डिप्लॉयमेंट होता है ना क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन एक फाइल होती है और उसमें हम लोग अपनी सारी पूरे प्रोजेक्ट्स लिख देते हैं, VPC ये फलाना डिप्लाना सब कुछ हमने मेंशन कर दिया और वो फाइल को हम जहां पे रन कर देंगे ना वो पूरा डेटा सेंटर वहां पे लगा देगा। तो मान लो अगर आपने मुंबई में लगाया है तो मुंबई में उसने विद इन आवर्स लगा दिया। कल को आपको लगता है कि यार कहीं और लेके जाना तो कहीं और ले जाके आप उसको रन कर दो। आगे जाके चीजें बहुत ऑटोमेशन हो जाती हैं, बस कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। क्या कह रहे हो? कॉस्ट बढ़ जाएगी? कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करो। नहीं, जैसे आपने बताया ना कि अगर हम मुंबई में सेटअप किया और बाद में हमें नॉर्थ वर्जीनिया के भी चाहिए, राइट, तो हमें मुंबई और नॉर्थ वर्जीनिया दोनों रीजन्स ऐड करने पड़ेंगे देन अपने तो आपको नॉर्थ वर्जीनिया क्यों चाहिए? अगर हमारे कस्टमर्स वहां के भी बढ़ गए, हमारा जो भी काम है वहां पे भी सेटअप हो गया, तो हमारे नॉर्थ वर्जीनिया के भी कस्टमर्स आ गए, तो हमें वो भी सेटअप करके देने हैं ताकि लेटेंसी ना आए, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉर्थ वर्जीनिया में आपके जो कस्टमर है वो फ्यू कस्टमर है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, ओके, तो आप उनकी ट्रैफिक मुंबई रीजन में भी मंगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके मान लो 50 कस्टमर नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में, तो 50 कस्टमर के लिए नया डेटा सेंटर सेटअप करना एक सही आइडिया नहीं है, क्योंकि 50 लोगों के लिए आप अननेसेसरी इतना बड़ा कॉस्ट क्यों लगा रहे हो, क्योंकि रेंट तो आपको तब भी देना पड़ेगा। एक क्लाउड फ्रंट नाम की एक सर्विस होती है जो एज अ कैसे सर्वर की तरह काम करती है, आपने वो उधर रख दिया, ठीक है। कैसे सर्विस आपने वहां पे सेटअप कर दी। तो कैसे सर्विस में क्या होता है कि ये आपका मुंबई डेटा सेंटर है और ये नॉर्दर्न वर्जीनिया है। आपने नॉर्दर्न वर्जीनिया में एक कैसे सर्विस रख दी। अब नॉर्दर्न वर्जीनिया का जब कस्टमर आएगा तो कैसे सर्विस के पास आया, पहले कैसे सर्विस में देखेगा कि कैसे के पास वो डेटा है क्या, कैसे के पास वो डेटा होगा तो वहीं से उठा के दे देगा। अगर कैसे के पास डेटा नहीं होगा तो कैसे मेन डेटा सेंटर के पास आएगा, जो मेन डेटा सेंटर मुंबई में, वहां से डेटा को उठा के ले जाके उसको दे देगा और कैसे अपने पास स्टोर कर लेगा।
तो अब कैसे अपने पास स्टोर कर लिया, तो अब दोबारा जब कस्टमर आएगा तो कैसे के पास आएगा, कैसे के पास डेटा पड़ा हो वहीं से वो दे देगा, वापस आने की जरूरत नहीं है, राइट। उससे क्या होता है और कैसे क्या करता है, मेन डेटा सेंटर को सिंक करता रहता है 15 मिनट में। क्या मेन डेटा सेंटर के पास कोई डेटा आया तो वहां से उठा के लेके चला जाता है। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, AEM में होता है राइट। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। आपके पास अगर 10-20 कस्टमर है तो ठीक है, लेकिन कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और बहुत वैल्यूएबल कस्टमर है जो इतना भी वेट करना नहीं चाहते, उनको स्पीड चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप फिर नॉर्दर्न वर्जीनिया में भी डेटा सेंटर लगा। समझ आ रही मेरी बात है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो कस्टमर है वो थोड़ा सा लेट भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ओपन तो हो रहा है। तो सारा खेल प्राइसिंग का है सर, बजट किस लेवल का आपका। तो कैशिंग करेंगे सर, तो वो क्या मतलब नॉर्थ वर्जीनिया रिसोर्स में कैशिंग होगा कि मुंबई रीजन में? नॉर्थ वर्जीनिया कैचिंग मतलब कैशिंग भी तो रिसोर्स ऑक्युपाई करेगा ना सर। क्या कह रहे हो? कैशिंग जब करेंगे तो उसके लिए भी तो रिसोर्स ऑक्युपाई करना पड़ेगा ना, तो वो कैसे? कैशिंग रिसोर्सेज उतना कॉस्टली नहीं होगा ना सर, वो सिंगल सा रिसोर्स है। लेकिन डाटा सेंटर में तो बहुत सारे रिसोर्सेस आपको लगाने पड़ेंगे ना। ओके सर, ये वैसे ही काम करता है जैसे डिस्पैचर काम करता है, राइट? राइट। क्या कह रहे हो आप? रिपीट करना एक बार क्वेश्चन। सर मैं बोल रहा था ये वैसे ही काम करता है जैसे डिस्पैचर और पब्लिशर काम करते हैं। राइट। सर यहाँ पे कैसे वर्ड आपने यूज किया है, कैसे वर्ड सीडीएन ही होता है ना सीडीएन सर, सीडीएन मतलब? देखो, मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ना टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास के टाइम पे भी मेरे पास बार बार लोगों को एडमिट करने में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, 10-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। अभी भी लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्लास में एडमिट नहीं कर रहे हो, एडमिट नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं क्लास में फोकस करूँ या एडमिट करूँ। इसलिए क्लास 8 बजे, तो 8 बजे सब लोग आ जाया करो। आप 9 बजे आओगे, 8:30 बजे आओगे, आप वेट ही करते रहोगे। अभी भी मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब मैं टॉपिक में फोकस करूं या लोगों को एक्सेप्ट करूं? तो टाइम पे ज्वाइन करो क्लास। जो टाइम पे कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो अभी 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 मैसेज कर रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। जी बोले, क्वेश्चन क्या है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कैसे जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं सीडीएन से रिलेटेड है? राइट, सीडीएन से रिलेटेड है। ओके। ठीक है। देखो, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मैं ओहायो रीजन में सेटअप लगाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम है आपका वीपीसी सेटअप करना। वीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि एडब्ल्यूएस आपको रिकमेंड करता है कि कोई भी रिसोर्सेस आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करो, अपना वीपीसी सेटअप करो। सबसे पहले आप अपना वीपीसी सेटअप करो, पता है? तो वीपीसी सेटअप करना क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने ओहायो रीजन सेलेक्ट किया और उसके बाद सर्विसेज पे आया। तो यहाँ पे देखो सारी सर्विसेज पड़ी हुई हैं, देख रहे हो? इनकी ब्लॉकचेन की सर्विसेज, कंप्यूट की सर्विसेज, कंटेनर की सर्विसेज, डेटाबेस की सर्विसेज, सारी सर्विसेज पड़ी, इंटरनेट की सर्विसेज,
मशीन लर्निंग की सर्विस, सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको मिलेंगी। मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे ना वीपीसी रिसोर्स बनाना है, तो वीपीसी में मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, आइसोलेट क्लाउड रिसोर्सेज, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे योर वीपीसी में आया, तो इन्होंने क्या किया, देखो एक वीपीसी इन्होंने अपने से आपको बना के दिया है, पहले से बना के दिया। मैंने क्या किया, क्रिएट वीपीसी, मैंने बोला मुझे अपना वीपीसी बनाना है, तो आप अपनी वीपीसी का नाम बताओ। यहाँ पर मैंने वीपीसी का नाम दिया आर इंफ्रा प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, मैंने क्या दिया, आर इंफ्रा प्रोजेक्ट। आर इंफ्रा प्रोजेक्ट देने के बाद अब आपसे कह रहा है कि आप CIDR बताएं। अब CIDR क्या होता है, देखो आपने वीपीसी क्रिएट किया, वीपीसी जब आप क्रिएट करते हो तो आपको बताना पड़ता है कि कितना एरिया आपको एक्यूपाई करना है AWS के पास जाके, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपको लैंड एक्यूपाई करना है, जैसे आपको रहना है, तो आप क्या करते हो, लैंड एक्यूपाई करते हो, तो आपको पता होना होता है कि मुझे कितना लैंड एक्यूपाई करना है फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है। तो जब भी आप AWS में जाकर वीपीसी क्रिएट करते हो, तो वीपीसी जस्ट लाइक एक वर्चुअल बाउंड्री है, लेकिन आपको बाउंड्री का स्पेस आपको बताना पड़ता है। तो यहां पर वो स्पेस आपको आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। तो आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के आईपी एड्रेसेस हैं, IPv4 और IPv6। आईपी एड्रेसेस को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था, आईना। आईना ने आईपी एड्रेस जब डिजाइन किया था, पहले IPv4 डिजाइन किया, फिर IPv6 डिजाइन किया, ठीक है। और आईपी एड्रेस को लोग लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। और आईपी एड्रेस का क्या काम होता है, कौन बताएगा आप में से, सॉलिड आंसर। आईपी एड्रेस का काम होता है 2 डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम होता है। दो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम होता है। 2 डिफरेंट डिवाइसेस का मतलब ये एक कंप्यूटर है और ये एक कंप्यूटर है, राइट। इस कंप्यूटर को अगर मुझे इस कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो आपको एक आईपी एड्रेस की नीड पड़ती है, ठीक है। और आजकल आपने देखा है कि मोबाइल टू मोबाइल कनेक्ट हो रहा है, कैमरा टू कैमरा कनेक्ट हो रहा है, आपकी एलईडी टीवी टू टीवी कनेक्ट हो रहा है। आप इवन ये भी देख लो कि आपके कार में भी आजकल आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होने लगा है। कार में आपके नए नए जो कार आ रहे हैं, आपको उसमें जीपीएस लगा होता है, और जिस कंपनी का कार आप बाय करते हो, वो कंपनी वहीं से बैठ के मॉनिटर करती रहती है कि आपका कार कहाँ जा रहा है, वो किसकी हेल्प से, आईपी एड्रेस। तो आजकल हर चीजों में आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 2 डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जिस टाइम पर IPv4 को डिजाइन किया गया था ना, उस टाइम पर उन्हें ये बात नहीं पता थी कि आईपी एड्रेस का इस्तेमाल आज के टाइम पर इतना ज्यादा होगा। पहले तो लोगों को लगा कि भाई नेटवर्क डिवाइसेस होंगी और कंप्यूटर्स होंगी, नेटवर्क इन्हीं में आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाएगा। बट आज के टाइम पर हर चीज में आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, आईपी एड्रेस खत्म हो गए। जब IPv4 इन्होंने बनाया था, तो कितना 4 बिलियन कुछ आईपी एड्रेस थे, क्योंकि आईपी एड्रेस की जो टोटल रेंज है, आईपी एड्रेस की जो टोटल रेंज है 0.0.0 से स्टार्ट करके ये रेंज है इनकी टोटल,
ये इनकी टोटल रेंज है। और टोटल रेंज जब कैलकुलेट किया गया तो 4 बिलियंस करके कुछ आईपी एड्रेस निकल के आते हैं। और आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियंस के करीब है, तो देखा जाए तो यहीं पे आधी है। और आज के टाइम पर एक इंसान 4 आईपी एड्रेस 5 आईपी एड्रेस अपनी लाइफ में यूज कर रहा है। नहीं कर रहा तो बताओ, 2 फोन आप लेके बैठे हो, एक लैपटॉप लेके बैठे हो, 3 आईपी एड्रेस तो वैसे ही हो गए। फिर आपके पास आईपैड है, एक और आपने ले लिया, राइट? समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? फिर आपके पास एक कार है, वहां पे एक आईपी एड्रेस आपने ले लिया। आप स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हो, वहां पे आपने एक आईपी। तो ऐसे जितने एक इंसान 4 5 आईपी एड्रेस कैरी कर रहा है, तो डेफिनेटली आईपी एड्रेस खत्म होंगे। तो फिर इन्होंने सबनेटिंग सुपरनेटिंग का कॉन्सेप्ट लाया और आईपी एड्रेस को और ज्यादा निकाला। फिर इन्होंने देखा कि आई सुपरनेटिंग सबनेटिंग से भी काम नहीं चल रहा, तो फिर नया आईपी वर्जन 6 लॉन्च किया। और आईपी वर्जन 6 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक इंसान अपनी लाइफ में 8 10 जन्म कंप्लीट कर ले तब भी आईपी एड्रेस खत्म नहीं होने। मतलब समझ आ रही बात यहाँ पे? एक इंसान अपनी लाइफ में अनलिमिटेड आईपी एड्रेस यूज करे और 8 10 बार उसकी डेथ हो जाए और वापस उसकी बर्थ हो जाए, तब भी IPv6 खत्म नहीं होने वाला। इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया, क्योंकि प्रिडिक्ट किया इन्होंने कि आगे जाके आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कितना होगा। इसीलिए तो आज के टाइम पर आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जॉब है और आने वाला टाइम भी यही है। आपको भी बात बताओ, नॉन टेक्निकल पर्सन, आपने देखा होगा बहुत से बंदे अपने करियर में एजुकेशन किसी और फील्ड से किए आईटी में मूव हो रहे हैं। उसका यही सबसे बड़ा रीजन है। फिर आप किसी भी सेक्टर के हो, आपका काम आईपी एड्रेस के बिना नहीं हो रहा, क्योंकि सबका काम आईपी एड्रेस से डिपेंड हो गया। फिर वो बैंकिंग सेक्टर हो, एयर इंडस्ट्री सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, मैकेनिकल सेक्टर हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? सर ये स्टैटिक होते हैं डायनामिक होते हैं? क्या ये स्टैटिक होते हैं आईपी एड्रेस, नाम क्या है? डायनामिक होते हैं? कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले नाम बोला करो, फिर क्वेश्चन बोला करो। नाम क्या है? हाँ सर, हर्ष। स्टैटिक का मतलब फिक्स, डायनामिक का मतलब होता है फिक्स नहीं होना, चेंज होते हैं। ठीक है सर वो ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो 5 डिवाइसेस हैं, तो वो उन सारे डिवाइसेस में स्टैटिक ही होगा या डायनामिक वो होगा? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्टैटिक चाहिए या डायनामिक चाहिए। आप वर्ड को समझो, स्टैटिक का मतलब फिक्स, डायनामिक का मतलब फिक्स नहीं। तो अगर मैं आईपी एड्रेस ले रहा हूं तो मैं चाहूं तो स्टैटिक ले लूं, उसमें पैसे मुझे ज्यादा लगेंगे, डायनामिक में पैसे आपके कम लगेंगे। डायनामिक में फिक्स नहीं है। सर वो तो ऑलमोस्ट फ्री ही होता है। जैसे हम लैपटॉप लेते हैं तो उसका हमारा पर्सनल एक आईपी एड्रेस होता है। वो आपको डायनामिक होता है ना, स्टैटिक हाँ नहीं हाँ, होता है। ठीक है। आप ठीक है, तो स्टैटिक और डायनामिक वर्ड को क्लियर करो। ओके। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके बाद आईपी एड्रेस लॉन्च किया, और आईपी एड्रेस लॉन्च करने के बाद इन्होंने आईपी एड्रेस की क्लासेस बना दी IPv4 में। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अगर हम लोग क्लासेस की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, क्लासेस की, IPv4 क्लासेस।
तो ये इनकी क्लासेस है। क्लास ए में ये है, क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास डी में, क्लास ई में। इस तरीके से इन्होंने क्लासेस बनाई। अब क्लासेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर क्लासेस नहीं होती तो आईपी एड्रेस फाइंड करने में ना बहुत दिक्कत होती। एक मिनट। ठीक है, अगर इनकी क्लासेस नहीं होती तो इनको ना फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती। तो इन्होंने क्लासेस बना दी। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग इंडिया में है, ठीक है, और इंडिया में ये एक घर है और ये किसी का घर है, ये घर इंडिया के किसी कोने में है, ये किसी कोने में है, घर का एड्रेस भी है, इसका भी एड्रेस है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जैसा कंसेप्ट नहीं है, स्टेट का भी कंसेप्ट नहीं है, ब्लॉक का भी कंसेप्ट नहीं है। तो अगर किसी इंसान को ये घर का एड्रेस दिया जाए, अब वो कैसे ढूंढेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? उसको एड्रेस बहुत जल्दी मिल जाए तो क्या किया गया? स्टेट बनाया गया। स्टेट के अंदर डिवीजन, डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर स्ट्रीट, और स्ट्रीट के अंदर आपका मकान नंबर। तो बहुत इजी से लोगों को मिल जाता है। तो वैसे ही अगर इनकी क्लासेस नहीं होती ना तो बहुत दिक्कत होती। तो 4 बिलियन आईपी एड्रेस में ढूंढना बहुत टाइम लगता है। तो इन्होंने क्या किया? क्लासेस बनाए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो जब हम लोग, हमारा कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के पास जाता है उसकी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लेके, तो ऑटोमेटिक फाइंड कर लेता है कि अच्छा ये किस क्लास का है, राइट? तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया? क्लासेस बनाई गई। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। क्लास ए में ये रेंज है, क्लास बी में ये रेंज है, क्लास सी में ये रेंज है, क्लास डी में ये, और क्लास सी में ये। उसके बाद इन्होंने क्या किया? क्लास ई इन्होंने एक्सपेरिमेंटल के लिए दे दिया, लाइक रिसर्च के लिए, कि वर्ल्ड के अंदर जो भी रिसर्च हुआ करेगा वो इस रेंज का इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं जो नए नए चीजें डिजाइन करते हैं वो क्लास ई लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के लिए इन्होंने क्लास डी को रिजर्व कर दिया, राइट? न्यूज चैनल, शेयर मार्केट, ये सब यूज करते हैं। क्लास ए, बी, सी, ये 3 रेंज इन्होंने सोशल वर्क के लिए रखा, सोशल एक्टिविटीज के लिए। तो हम लोग जो है वो क्लास ए, बी, सी इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि ठीक है, हमारी जो आईपी एड्रेस है इनका इस्तेमाल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, और जब तक डिवाइसेस कनेक्ट होने के बाद ही इंटरनेट नेम आया है, ठीक है? तो इंटरनेट का मतलब क्या है? कि सब लोग कनेक्टेड हो चुके हैं एक जगह से। तो क्लास ए, बी, सी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि हम अपनी आईपी एड्रेस को फ्री में नहीं देंगे। तो इन्होंने अपने आईपी एड्रेस के चार्जेस रखे हैं। तो आप अगर अपने घर पे वाईफाई डिवाइस लगवाते हैं तो आपका जो 700 रुपये बिल आ रहा है वो किस चीज का है? वो आईपी एड्रेस का बिल है। आपने उनसे एक स्टैटिक आईपी एड्रेस ले रखा है। आपकी कंपनी स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस बाय करती है। बाय किससे करती है? एयरटेल से, वोडाफोन से। क्यों? एयरटेल, वोडाफोन कौन है? ये उनके वेंडर है। समझ आ गई मेरी बात? आप लेकिन इन्होंने बोला कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि आईपी एड्रेस का एक्चुअल यूज क्या है?
क्योंकि जब तक किसी को आप डेमो नहीं दिखाओगे तो आपके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या किया, क्लास ए में से एक रेंज निकाल दिया डेमो के लिए, क्लास बी से एक रेंज निकाला डेमो के लिए, क्लास सी से एक रेंज निकाला डेमो के लिए, और कहा ये ऐसी रेंज है जो आप डेमो के लिए यूज कर सकते हो, मतलब अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो हर कंपनी अपना जो डेटा सेंटर जब तैयार करती है तो वो उस डेमो वाला रेंज को यूज करती है। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? हर कंपनी आज भी। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर 2-2 हजार कंप्यूटर्स होते हैं, 3-3 हजार कंप्यूटर्स होते हैं, और 3-3 हजार 2-2 हजार कंप्यूटर्स के लिए अगर वो आईपी एड्रेस खरीदने लग जाएं तो बहुत लंबा बिल आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, डेमो वाला जो इनका है, जो फ्री रेंज है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ प्राइस को लेकर नहीं है, डेमो वाला यूज करोगे तो हर इंसान अपना लोकल एरिया सेटअप कर सकता है, और वो प्राइवेट होता है, कोई उसको कनेक्ट भी नहीं कर सकता। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी। क्लियर है सर? तो आईपी एड्रेस में इतना आपको अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर आपको आईपी एड्रेस की एक दूसरी टीम होती है, वो आपकी हेल्प करती है। ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पर IPv4 प्राइवेट अगर रेंज देखें तो ये प्राइवेट रेंज है, देखो ये क्लास ए में से इन्होंने जो निकाला है 10 का, 10.0.0, 10.255, 255, 255, ये फ्री रेंज है, ये डेमो वाला है, जो आईना कंपनी आपको रिकमेंड करती है कि आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। क्लास बी से ये है, क्लास सी से ये है। तो इसीलिए किसी भी कंपनी का प्राइवेट सेटअप आप जब देखने जाओगे ना तो आपको 10 का मिल रहा होगा, कभी 9 का नहीं मिलेगा, कभी 11 का नहीं देखने को मिलेगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? तो आप एडब्ल्यूएस में आने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हो। तो जब आप एडब्ल्यूएस में आने के बाद आप डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डेटा सेंटर जब मैं लगाऊंगा, जब मैं एडब्ल्यूएस में डेटा सेंटर लगाऊंगा, तो मैं जो वीपीसी बना रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्री का स्पेस कितना रखना है। हाँ जी, आपको ये चीज प्रिडिक्ट करके बाउंड्री का स्पेस आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। और बाउंड्री का स्पेस किस बेस पे डिफाइन करोगे? बाउंड्री का स्पेस इस बेस पे डिफाइन होता है कि आप सेटअप क्या करने वाले हो, एम्प्लॉयमेंट क्या करना चाहते हो, आप प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो, उस प्रोजेक्ट में कितने कंप्यूटर्स चाहिए, कितने राउटर्स चाहिए, कितने स्विच चाहिए, कितने ऐसे डिवाइसेस चाहिए। देन उसके बाद आप एस्टिमेट वैल्यू लगाते हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप बाउंड्री का स्पेस डिफाइन करते हो। अगर आपको आईपी एड्रेस की नॉलेज है तो आप ये काम खुद करो कंपनी में। अगर आईपी एड्रेस की नॉलेज नहीं है तो किसी नेटवर्किंग वाले बंदे को साथ में बैठाओ और उसको अपना सिनेरियो बताओ कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स आया है, प्रोजेक्ट्स में मुझे क्लाइंट के लिए ये चीज बनानी है, और क्लाइंट्स के इतने यूजर्स होंगे, इतने कस्टमर्स होंगे, तो जाकर एक आइडिया लगेगा कि अच्छा मुझे इतने कंप्यूटर्स लगाने हैं, इतने इंस्टेंस चाहिए, इतने लोड बैलेंसर चाहिए, तो मुझे इतने सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है कैलकुलेटर। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, ये रहा मेरे पास एक कैलकुलेटर। ठीक है, ये कैलकुलेटर है मेरे पास, इसका इस्तेमाल करो।
ये कैलकुलेटर। तो मैंने बोला कि मैंने मेजर रेंज ये यूज कर रहा हूं और मुझे 5 टाइप के नेटवर्क चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। क्यों चाहिए मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना जाके वीपीसी सेटअप करता हूं पहले, जो मैं स्टार्टअप किया था। तो मैंने बोला कि मैं ये वाला रेंज यूज कर रहा हूँ क्लास ए का, ये लो। IPv6 नहीं यूज कर रहा। अब ये टेनेंसी आ रहा है, डिफॉल्ट और डेडिकेटेड, दो चीजें। इसका मतलब क्या है कि आप जब वीपीसी बनाते हो तो आपको ना टेनेंसी डिफाइन करनी पड़ती है कि आपको डेडिकेटेड या डिफॉल्ट। अगर आपने डेडिकेटेड लिया, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो आप कंप्यूटर्स बनाओगे, वो कंप्यूटर बैकएंड में जिस हार्डवेयर पे जाएगा, वो हार्डवेयर शेयर्ड है या डेडिकेटेड है। अगर वीपीसी बनाते टाइम आपने डेडिकेटेड सेलेक्ट किया, तो आप जब इंस्टेंस बनाओगे तो आप डेडिकेटेड हार्डवेयर ही सेलेक्ट कर सकते हो, शेयर नहीं कर सकते। और डेडिकेटेड हार्डवेयर में क्या होता है कि उनका AWS का जो बैकएंड का जो हार्डवेयर होता है, रैक होता है, उस रैक में 50-50 कंप्यूटर आ सकते हैं। लेकिन डेडिकेटेड के केस में क्या है कि सिर्फ आपका ही कंप्यूटर रहेगा। तो जब आपका ही कंप्यूटर रहेगा तो आपको उस पूरे रैक का रेंट देना पड़ेगा। लेकिन आपने जब डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसका मतलब है कि आप जब अपने इंस्टेंस बनाओगे तो आप बैकएंड का रैक जो है वो डेडिकेटेड भी सेलेक्ट कर सकते हो और शेयर्ड भी कर सकते हो। शेयर्ड का मतलब होता है कि एक रैक में बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा प्राइवेसी की जरूरत है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, नीड है, तो डेडिकेटेड लेके चलो। लेकिन हर केस में डेडिकेटेड मत लेना, क्योंकि कॉस्ट भी तो हाई जाएगा ना। तो ये इसका बेसिक मतलब होता है। मैंने अभी क्या किया, क्रिएट वीपीसी कर दिया, तो बस। सर, हाँ आशीष बोल रहा हूँ, एक बार बोलो। फिर से समझा सकते हैं डेडिकेटेड एंड डिफॉल्ट? आप कहाँ रहते हो आशीष? पुणे में। ऑफिस कितना दूर है आपके घर से? अराउंड 10 किलोमीटर्स। कैसे जाते हो ऑफिस? कैब। शेयर्ड कैब है या फिर डेडिकेटेड कैब है? डेडिकेटेड है। तो उस कैब में सिर्फ आप अकेला रहते हो? नहीं, कभी कभी क्लब रहता है। कौन रहता है? तो फिर वो डेडिकेटेड नहीं है, शेयर्ड है, इसमें और भी लोग बैठे हुए हैं। राइट। डेडिकेटेड का मतलब होता है कि कैब सिर्फ आपको लेके जा रही है और आपको ला के रही है। यस, राइट। तो अब मान लो अगर आपका कोई बहुत प्राइवेट आपको फोन डिस्कशन है, राइट, या आप अपनी कंपनी के मैनेजर हो, तो आप कभी भी शेयर्ड में नहीं जाओगे, डेडिकेटेड में जाओगे। राइट। तो ये वैसा ही है कुछ, कि आपको अपने कंप्यूटर जो लॉन्च करवाने हैं, बैकएंड का हार्डवेयर, वो डेडिकेटेड चाहिए या शेयर्ड चाहिए। ओके। तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इस कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करूंगा बहुत सिक्योर रखना है मुझे, तो आप डेडिकेटेड पे जाओ। लेकिन डेडिकेटेड में क्या होता है, डेडिकेटेड कैब में क्या होता है, अगर 5 सीटर की कैब है तो 5 सीटर का पूरा चार्ज आपको पे करना पड़ता है, राइट। राइट। 600-700 जो भी आता है बिल आपके ऑफिस तक का। लेकिन शेयर्ड में क्या होता है, आप 5 लोग बैठे हो तो एक आदमी के पास बिल 150 रुपीज आ रहा है। राइट। तो आपको लगता है यार मेरा कोई ऐसा प्राइवेट तो मैटर है नहीं, मैं अननेसेसरी कॉस्ट क्यों पे करूं, तो शेयर्ड में आप जाने के लिए रेडी हो जाते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपका मान लो इंटरव्यू है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, यार मैं कैब के अंदर ही इंटरव्यू दे लूंगा, तो उस टाइम पर आपको डेडिकेटेड की नीड पड़ जाती है कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। यस। या आप बहुत समझ आ गई मेरी बात है ना? तो जब हम लोग अपना कंप्यूटर लॉन्च करते हैं AWS में, तो बैकएंड में उनके हार्डवेयर पे वो जा रहा होता है। तो अगर मुझे उस कंप्यूटर के ऊपर ऐसी सेंसिटिव एप्लीकेशन चलानी है सिक्योरिटी बेस्ड, तो मैं यही सोचूंगा कि ऐसा रैक मुझे दो जहां पर कोई और क्लाइंट नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पर आप रिकमेंड करोगे, या फिर आप अपने क्लाइंट को रिकमेंड करोगे, आप अपने सर्वर को रिकमेंड करोगे कि उस डेडिकेटेड रैक दे दो, मेरे को कॉस्ट का मैटर नहीं करता, मैं कॉस्ट पे कर दूंगा। ओके सर। समझ आई मेरी बात? यस। यस। तो सर वहाँ पे डाटा लीक का इशू रहता है। सर मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ।
अगर हम शेयर्ड यूज करते हैं तो वहां पर डाटा लीक का इशू रहता है लीक या का फिर इशू कहीं नहीं होता। लीक पीक का सर, लीक का इशू कहीं नहीं होता। कहीं नहीं होता। म्यूट करो आप लोग कहीं से आवाज। म्यूट करो आप लोग कहीं से आवाज। अब आ रही है आवाज? लीक का कोई इशू नहीं होता, जस्ट आपके माइंडसेट का खेल। सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। आप अपने घर पे रहते हो, ठीक है? जी। आप अपने घर पे रहते हो, आप अपने घर पे रहते हो, आप म्यूट करो सर। आप दो भाई हो, जब तक आप छोटे थे आप दोनों भाई एक ही कमरे को शेयर कर रहे थे। अब आप बड़े हो गए, आप दोनों मैरिड हो गए, अब आप शेयर करोगे एक कमरे को? नहीं करो। जस्ट वैसे ही यूज केस पे डिपेंड करता है सब खेल। यूज केस क्या है? ओके। राइट? आपको ऐसा लगता है, म्यूट रखो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये मैटर नहीं करता कि मेरा डेटा सिक्योर मुझे नहीं रखना, मेरे को कॉस्ट लेस मैटर करता है, कॉस्ट कम चाहिए मुझे। आप बैकएंड में सिर्फ हार्डवेयर ले रहे हैं। जहां पे आपको मैटर कर रहा है कि नहीं यार, मेरे को कॉस्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे डेटा प्राइवेसी ज्यादा चाहिए, कोई चांसेस नहीं चाहता लीक के, आप डेडिकेटेड पे साइट चाहो। आप साइट से। ओके। सर फारूक बोल रहा हूँ। सर ये डेडिकेट और शेड पे मतलब कितना चार्ज करेंगे वो पता कर सकते हैं? बहुत होता है सर, बहुत फर्क पड़ जाता है। सर हम सब कुछ वहाँ पे देख सकते हैं कि कितना डेडिकेट के लिए शेड के लिए इतने चार्जेस? बहुत फर्क पड़ता है सर। अगर शेयर्ड में एक रैक में अगर 50 कंप्यूटर आते हैं, ठीक है, एक रैक पे 50 कंप्यूटर आते हैं और हर एक कंप्यूटर लॉन्च करने का कॉस्ट 100 रुपए है, लेकिन आप डेडिकेटेड में जाओगे तो उन 49 कंप्यूटर का कॉस्ट भी आप दे रहे हो। नहीं आया समझ? अगर सर नहीं सर वो कॉस्ट का कुछ मतलब सर मतलब कॉस्ट तो से कुछ कॉस्ट बराबर इतना? सर कॉस्ट ऐसे नहीं बताया जाता। कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप रिसोर्सेज किस साइज का ले रहे हो, क्योंकि आपके पास तो 100 रुपए का भी इंस्टेंस है, 1000 रुपए का भी इंस्टेंस है, 1 लाख रुपए का भी इंस्टेंस है, तो आप कौन सा इंस्टेंस ले रहे हो वो डिपेंड करेगा ना। मैं ऐसे कैसे बता दूं 10 रुपए 20 रुपए? आप इंस्टेंस के लॉन्च करने का साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना सब कुछ। तो जब आप प्राइसिंग का टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कॉस्ट क्या आता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, वीपीसी बना लिया। ये देखो, मैंने ये वीपीसी तैयार कर लिया। ये आपसे बता रहा है वीपीसी आईडी, टेनेंसी, सीआईडीआर ब्लॉक, उसके बाद कह रहा है सीआईडीआर। यहां पे आओ एक्शन में, कह रहा है एडिट वीपीसी सेटिंग। ये क्या कहता है? डीएचसीपी ऑप्शन सेट। मतलब कह रहा है कि आप अपनी वीपीसी तो आपने बना लिया, लेकिन वीपीसी में जो इंस्टेंस आप लोग डिप्लॉयमेंट करोगे, वीपीसी में जो इंस्टेंस आपके आएंगे, उस इंस्टेंस को जो आईपी मिलेगी लाइक कंप्यूटर, उसको आईपी आप प्रोवाइड कैसे करोगे? मैनुअल प्रोवाइड करोगे, और अगर मैनुअल प्रोवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है।
तो आप सबको पता होगा डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिक आईपी दे देता है नहीं देता? पढ़ा होगा पहले यस कभी? सर, यस सर। तो इन्होंने बोला कि जब आप वीपीसी बनाते हो तो आपको एक डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिक दे देते हैं। आप जब वीपीसी बनाते हो तो आपको डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो ये क्या है? आपको डीएचसीपी सर्वर मिल रहा है, पता है? आप चाहो तो इनका डिफॉल्ट डीएचसीपी सर्वर ना लेकर आप अपना ले सकते हो। उसके बाद कह रहा है डीएनएस सेटिंग। कह रहा है इसके अंदर जो आप कंप्यूटर्स बनाओगे उनको डीएनएस की नीड पड़ेगी, नेम टू आरआईपी और आईपी टू नेम रिजॉल्व करने के लिए। तो कह रहे कि आपने जो डीएचसीपी बनाया उसके साथ में एक डीएनएस भी आपको प्रोवाइड कर, तो बाय डिफॉल्ट ये दे दिया, आप अपना कस्टम भी लगा सकते हो। अभी मैं इनमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। उसके बाद एडिट सीआईडीआर। एडिट सीआईडीआर का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपने ये जो एरिया रेंज दिया है, कल को ये फुल हो जाए तो आप एड न्यू करके अपने एरिया को एक्सपेंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर? एक्सपेंड कर सकते हो। समझ आ रही है? आपने ये एरिया लिया है, कल को हो सकता है आपने इतने रिसोर्सेज बना लो कि फुल हो गया है, तो एरिया आपको और बढ़ाना पड़ेगा, तो आप एक्सपेंड कर सकते हो। सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है? IPv4 वाला भी चाहो तो और 6 वाला भी चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या है? क्रिएट फ्लो लॉग्स। आपकी वीपीसी के अंदर कौन सी ट्रैफिक आ रही है और किस ट्रैफिक को आप रिजेक्ट कर रहे हो, किस ट्रैफिक को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? यस। किस टाइप की ट्रैफिक आ रही है उसका लॉग्स चाहिए, तो आप अपना फ्लो लॉग सेटअप कर सकते हो। नाम दे दो एक्सेप्ट, रिजेक्ट या ऑल टाइप की ट्रैफिक चाहिए, कितने कितने इंटरवल टाइम के लॉग्स चाहिए, लॉग्स को कहाँ सेंड करना है, कहाँ स्टोर करना है, वो सब आप बता सकते हैं, ठीक है? लॉग्स को कौन से फॉर्मेट में चाहिए, कस्टम फॉर्मेट आप बना सकते हो कि मुझे एक्शन चाहिए, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट, ये सब चाहिए। क्लियर है? तो कोई पूछता है वीपीसी क्या है? वीपीसी यही है सर, वीपीसी बन गया, बात खत्म। अब इसी वीपीसी के अंदर सब कुछ डिप्लॉय करेंगे हम लोग, इसी वीपीसी के अंदर A to Z, इसी वीपीसी के अंदर। इसी वीपीसी के अंदर मुझे बताना होगा कि मुझे किस किस टाइप के सर्वर्स बनाने हैं। तो मान लो आप 3 टियर एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो आपने बोला कि कुछ मेरे वेब सर्वर्स होंगे, कुछ मेरे एप्लीकेशन सर्वर्स होंगे, कुछ मेरे डेटाबेस सर्वर्स होंगे, और कुछ मेरे पब्लिक रिसोर्सेज सर्वर्स होंगे। पब्लिक रिसोर्सेज सर्वर्स मतलब लोड बैलेंसर, फायरवॉल, वीपीएन सर्वर, जंप सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, ये सब पब्लिक रिसोर्सेज सर्वर्स होते हैं। तो मैंने बोला पब्लिक रिसोर्सेज सर्विस सर्वर को अलग नेटवर्क पे रखूंगा, वेब सर्वर को अलग नेटवर्क पे रखूंगा, एप्लीकेशन सर्वर्स को अलग नेटवर्क पे रखूंगा, डेटाबेस को अलग नेटवर्क पे रखूंगा। ये मेरी एक प्लानिंग है काम करने का। तो उस हिसाब से फिर आप, जैसे आपने, यार ये बंदे लोग ना अब इतने देर देर में ज्वाइन कर रहे, 1.5 घंटे हो गए क्लास में। आप लोग ना टाइम पे ज्वाइन करो, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, 1.5 घंटे हो गए क्लास को, अब ज्वाइन करने का क्या क्या मतलब है? फिर आप लोग बोलोगे एक्सेप्ट नहीं कर रहे मुझे।
तो जिस तरीके से आपको मान लो आपने एक लैंड एक्यूपाई किया, देन उसके बाद आप बिल्डिंग्स उस पर बना रहे हो। कंपनी के अंदर क्या होता है, ठीक है, अगर कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो क्या होता है, लैंड पहले लिया, फिर पता है कि ये डिपार्टमेंट का कैंपस का इतना है इतना है, वैसे ही है। आपने लैंड ले लिया, अब आपको पता है कि आपके वेब वाले सर्वर्स अलग नेटवर्क में होंगे, डेटाबेस सर्वर्स अलग नेटवर्क में होंगे, एप्लीकेशन अलग नेटवर्क में होंगे, पब्लिक रिसोर्सेज सर्वर्स अलग नेटवर्क में होंगे। तो उस हिसाब से आप पहले आईपी एड्रेस की सबनेटिंग करो। तो अगर आप कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको आईपी एड्रेस की नॉलेज है तो आप खुद से कर सकते हो, राइट, पेपर में, नहीं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो। तो ये रहा कैलकुलेटर्स। मैंने बोला कि मुझे 250 आईपी एक नेटवर्क पे चाहिए, एक पे 255, ऐसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये लो, और सबमिट में क्लिक करो, तो इसने देखो सबमिट बना के दे दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप इसको कॉपी करो और यहाँ पे जाओ, सबमिट, क्रिएट सबमिट। मैंने बोला कि मुझे अपना सबनेट इस वीपीसी के अंदर बनाना है। सबनेट का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया वेब सर्वर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये दे दिया, दैट्स इट। तो मेरा क्या हुआ, एक सबनेट मैंने बना लिया। तो मैं अगर डायग्राम में चलूं तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सबनेट अभी बनाया है जस्ट, इसके अंदर मैंने इस सबनेट का नाम मैंने क्या रखा, वेब सर्वर, और ये रेंज दे दिया मैंने। तो इसका मतलब होता है कि मैं कल को इस वीपीसी के अंदर जो कंप्यूटर्स बनाऊंगा, इस वीपीसी के अंदर मैं जो भी कंप्यूटर्स बनाता हूं, वो कंप्यूटर अगर मैं इस वीपीसी के अंदर इस सबनेट में बनाऊंगा तो उन कंप्यूटर को आईपी इस रेंज की मिलेगी। बात खत्म। ऐसे ही मैं दूसरा बना रहा हूं, यहां से मैंने कॉपी किया, ग्रेट, मैंने बोला एप्लीकेशन सर्वर, और इसका रेंज मैंने यहां दे दिया। तो समझ लो आप एक प्रकार से ना एक घर बना रहे हो, और जब घर बन जाएगा तब चीजें रहना स्टार्ट करोगे। तो अभी आप पूरा आर्किटेक्चर बना रहे हो। मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया ऐप सर्वर, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट ज्यादा छोटा। ऐसे मैंने क्या किया, एक और बनाया, डीबी सर्वर मतलब डेटाबेस। फिर उसके बाद ये एक मैंने उठाया, फिर मैं यहाँ पर एक और सबनेट बना रहा हूँ, दो बनाऊंगा, जिसको मैं
एक का नाम मैं दे रहा हूं यहाँ पर, पब्लिक सर्वर जोन 1, और ये रेंज दिया मैंने इसमें, ठीक है। और इसको मैं दे रहा हूँ जोन 2, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना, जोन 2। ये क्यों किया है अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इन दोनों की इंप्लीमेंट भी यहाँ पर कर लेता हूँ, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो 3 तो मेरे बन गए, और मैंने क्या किया, ये नाम यहाँ पे दिया मैंने, पब्लिक आईफन सर्वर जोन 1, 3। पब्लिक आईफन सर्वर जोन 2। सबको समझ लग रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ठीक है, एक बार कंफर्म कर दो, बीच बीच में मुझे भी लगता रहे कि हाँ भाई समझ आ रही, समझ आ रही। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये नया है या फिर मेरे को कुछ थोड़ा ऊपर से जा रहा है? वो लोग बता दो अगर किसी को किसी पॉइंट में ऐसा लग रहा है। चल, कोई नहीं है ना? सबको क्लियर है ना? हेलो सर, अनु बोल रहा हम्म। हूँ। सीआईडीआर कैलकुलेटर से हमने जब रिक्वेस्ट किया तो उसमें सारे रेंज के एड्रेस दे दिए, राइट? ए बी राइट। सी डी सारी क्लास के, राइट? बट मतलब डी एंड डी हम लोग एक्सपेरिमेंटल और इसके यूज करते हैं। हाँ हाँ। तो हम जब ये अपना जोन बना रहे, सबनेट बना रहे हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट इन आवर नेटवर्क? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट? नॉट सबनेट, रेंज, पुटिंग रेंज ई रेंज वैल्यू किस हिसाब से दे रहे हैं, राइट? हाँ, मतलब नहीं, रेंज की हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो रेंज की का तो पर्पस है रिसर्च डेटा एंड रेंज की मतलब क्लास की ऑफ एड्रेस, राइट? अच्छा, आपने जो क्लासेस CIDR हम कैलकुलेटर, हमने क्लास ए का ही क्यों लिया, ये बोल रहे हो? नहीं, ABC तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया, ले सकते हैं, बट ई हम बोल रहे हैं ना कि वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज होता है, हाँ। राइट? तो वो हम यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क में, वो नहीं 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 सर, सोशल यूजर्स के लिए जो डिवाइसेस बनाई गई हैं उनमें क्लास डी और ई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका लैन कार्ड को इस तरीके से बनाया ही नहीं गया, पता है? जब आप वो CID कैलकुलेटर से सबनेट का रेंज उठा रहे हैं तो आप तो वहां पे दे रहे हैं। कहाँ दे रहा हूँ वो दिया ना सर, कहाँ दिया क्लास मैंने? दिया, राइट? अगर मैंने 4 दिया भी है तो ये 4 क्या है? ये तो ABCDEF, ये 1 2 3 4 5 6 है। ये ई लिखने से ई थोड़ी हो जाएगा। क्लास इसी को सबनेटिंग कर रहे हैं, इसी रेंज को सबनेटिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं समझोगे आप, यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा, ये जस्ट नंबरिंग है सर। अब क्या बोलोगे?
जी है क्या, एच है क्या, आई है क्या, जे है क्या? इसका मतलब है कि इस बड़े नेटवर्क में आप इतने पार्ट डिवाइड करना चाहते हो, ये है मतलब। समझ आई? ओके, एक बात बताओ, मतलब ये ABCD ये क्लास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है नहीं यहाँ पे। नहीं, ये जस्ट नंबर है 1 2 3 4 5 6। जैसे आपने ओके, आपने क्या किया, 500 स्क्वायर यार्ड का एरिया आपने लिया। अब 500 स्क्वायर यार्ड में आप 10 कमरे बनवा लो या 3 बनवा लो बड़े बड़े। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख के आता, बट इन्होंने ABCD लिख दिया, बस यही है। सर दीपक मिश्रा बोल रहा हूँ। सर 26 के बाद इनकी नंबरिंग कैसे होगी? ए ए ए ए बी ऐसे होगी, डबल अल्फाबेट्स की? ये सर ये रोल नंबर है, ये इसको मत समझो। 100 खत्म हो जाता है तो कैसे स्टार्ट होता है? वन से शुरू होगा, 101। देख लेते हैं क्या होता है। ये कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन मत पूछो, स्कूल कॉलेज में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन वैलिड रखो जो टेक्निकल होने चाहिए, कोर्स से रिलेट। हाय सर, मैं फैसल बात कर रहा हूँ। सर ये थोड़ा सा मेरे को ऊपर बाउंस है सर, ये क्या ये सब क्या हो रहा है सर? कि ये मतलब CIDR क्या है? ज्वाइन कब किया आपने? जी सर। ज्वाइन कितने टाइम किया? सर आज ही किया है। नहीं नहीं, कितने बजे किया है? सर 8 8 8 10 के आसपास किया है। क्या सर के ऊपर से जा रहा है आपको ये? सर जैसे ये अपना ये CIDR VPC पहले हमने देखा आपका सर, उसमें पहले स्टांस बनाया डायरेक्ट और मशीन लॉन्च कर दिया और काम करना शुरू हो गया। अब इसमें सर ये सब थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ने वाली बात यहाँ पे नहीं है। आप म्यूट करो। देखो, आप जब इस अर्थ में बर्थ कर लेते हो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप जब इस अर्थ में बर्थ लेते हो तो आपको अर्थ में रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, फूड चाहिए, सब चाहिए। लेकिन आपको उस टाइम पे आपको इन सब चीजों की कीमत नहीं पता चलती है, बट नीडी है ये। वैसे ही जब आप AWS में पहली बार आते हो तो आप अकाउंट बनाते हो और आप इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हो। इंस्टेंस को चलने के लिए VPC चाहिए, सबनेट चाहिए, CIDR चाहिए, सब चाहिए। लेकिन आपको कोई मतलब नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि सिर्फ इंस्टेंस से मतलब था। लेकिन वैसे ही जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में बड़े होते जाते हो तो आपको इसकी कीमत समझ आती है। तब आपको लगता है कि नहीं, मुझे भी अपना घर बनाना चाहिए। तब आपको समझ में आता है कि नहीं, पानी का भी पैसा लगता है। तब आपको समझ में आता है कि नहीं, फूड का भी पैसा लगता है। तब आपको समझ में आता है कि हवा का भी पैसा लगता है। तो इंडस्ट्री में जब आप जाओगे ना काम करने, तो आपको अपना कस्टम VPC बनाना पड़ेगा। आप वो डिफॉल्ट वाले के साथ नहीं चलोगे। क्यों नहीं चलोगे? क्योंकि डिफॉल्ट वाले में बहुत कुछ नहीं होता है। समझ आई? तो इसीलिए आपने अपनी लाइफ में पहले कभी AWS में अकाउंट बनाया और आपने फ्यू क्लिक किया, इंस्टेंस बना लिया और आपने काम करना लगा। आज आपको जब आप कंपनी में जाओगे तो कंपनी डिफॉल्ट यूज नहीं करेगी, कस्टम बनाएगी। तो हम आज कस्टम बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम आज कस्टम बना रहे हैं। समझ आई बात यहाँ पे? हाँ जी। ओके सर। दूसरी चीज, कस्टम बनाने के लिए आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्किंग आपको आना चाहिए। नेटवर्किंग में एटलीस्ट आपको IP एड्रेस पता होना चाहिए। तो जिन बंदों को IP एड्रेसेस आता है
वो बंदे तो इस काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको आईपी एड्रेस नहीं आता तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, जो कैलकुलेटर मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्योंकि कंपनी में एडब्ल्यूएस में काम करने वाले दो टाइप के बंदे होते हैं। आपने किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, आपको ये नेटवर्किंग से कोई मतलब नहीं है। आपको नेटवर्किंग से कोई मतलब नहीं है। आपके सीनियर पर्सन ने क्या किया, सबनेटिंग निकाला, और सबनेटिंग निकाल के आपको ना ये मेल कर दिया और आपको बोला कि फैजल सबनेट बना लो, वीपीसी बना के और सबनेट बना लो, सबनेट में ये रेंज दे देना। फैजल गया, चुपचाप बना लिया सबनेट, बॉस को रिप्लाई कर दिया मैंने बना दिया। लेकिन फैजल वो काम नहीं कर सकता। कंपनी में नया प्रोजेक्ट आया और फैजल को बोला कि पूरा आर्किटेक्चर तू डिजाइन करेगा। फैजल कभी नहीं कर सकता अगर उसको नेटवर्किंग की अच्छी नॉलेज नहीं है। ये 100% सही भी नहीं है। फैजल को नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है तब भी कर सकता है, बट कैसे करेगा, उसको कोई ऐसा नेटवर्क वाला बंदा सपोर्ट में चाहिए। तो अपनी कंपनी में किसी नेटवर्क वाली टीम पे जाएगा और उसको साथ में लेके आर्किटेक्चर सॉल्यूशंस करेगा, बात करके सॉल्यूशन दे पाएगा, लेकिन अकेले नहीं कर सकता कभी। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? जी सर। तो जो बंदा सब कुछ खुद करता है उसको कहा जाता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का बंदा है। जिसको प्रोजेक्ट दे दिया, सिनेरियो बता दिया, सब कुछ अकेले कर रहा है, वो बनता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। उसका पैकेज होता है मोटा। और वो बंदा जिसको मेल कर दिया गया वीपीसी बनाओ, सबनेट बनाओ, रिवर्ट बैक कर दो, उसका पैकेज नहीं होता ज्यादा, 6 लाख 7 लाख में ही काम करता है। समझ गए? सर किसी को डाउट है? ये सर हाँ, सर दिस इज संजय। हाँ। सर बीपीसी सर्विस चार्जेबल है अनटिल अगर उसके अंदर कोई रिसोर्स प्रोविजन नहीं करते हैं। क्या कह रहे हो? बीपीसी चार्जेबल है सर अगर उसमें कोई रिसोर्स प्रोविजन नहीं करते तब तक नहीं, कोई सर्विस चार्जेबल नहीं, वीपीसी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। वीपीसी आपका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई चार्जेबल। और किसी को डाउट है क्या इस पॉइंट में? सर हम जो ये वीपीसी सचिन वीपीसी बना रहे हैं एंड कस्टम वीपीसी बना रहे हैं एंड वी आर एडिंग लाइक मल्टीपल सर्वर्स एंड ऑल, सो हम ये घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, सो इट इज नॉट चार्जेबल राइट? कोई चार्जेस नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। और कोई क्वेश्चन लेके आने वाला? सर बोलो। सर वीपीसी अकाउंट पे बनता है या रीजन पे बनता है पर्टिकुलर? क्या कह रहे हो? सर वीपीसी पर्टिकुलर किसी रीजन पे बनता है या मतलब अकाउंट पर हम अकाउंट में वीपीसी बनाते हैं या पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर रीजन में बनाते हो सर? अकाउंट के अंदर रीजन में बनाते हो? मतलब सर एक अकाउंट में जो में बना अकाउंट सर अकाउंट के, आप अकाउंट क्या होता है? अकाउंट क्या है? आपने एडब्ल्यूएस पे जाके अकाउंट बनाया, दैट इज अकाउंट। अब यहाँ से आप रीजन में मूव करते हो तो हर रीजन में अलग अलग बनाओ, हर रीजन में जितनी मर्जी उतनी बनाओ, कौन रोकने आ रहा है आपको? मैं इस रीजन में भी बना रहा हूँ, इस रीजन में भी बना रहा हूँ, इस रीजन में बना रहा हूँ। अकाउंट में थोड़ी बन रहा है, रीजन में बन रहा है। अकाउंट और रीजन कहाँ है? रीजन आपको कब दिखेगा? जब आप अकाउंट बनाओगे। हाँ जी, क्वेश्चन पूछते हो तो जब मैं कंफर्मेशन मांगू तो बराबर रिप्लाई किया करो। संजय, एक मिनट गौरव गौरव रुको। अंकुश क्लियर हुआ आपको?
यस सर, सर वॉइस आ रही है? मैं कह रहा हूँ क्लियर हुआ जो क्वेश्चन आपने पूछा था? हाँ 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 सर, जी क्लियर। जी गौरव बोलो। सॉरी, थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया और माइट भी मेरा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स हो। मैंने काफी पहले आपका एक सेशन लिया था और तब सुनील होते थे। उन्होंने उस समय एक मैंने पार्शियली कर पाया था, तो अभी जैसे स्टार्टिंग का मैं 1.5 आवर का सेशन नहीं ले पाया, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है मेरा। AWS सॉल्यूशन जब बनाया जाता है तो इसका अपना फ्रेमवर्क भी होता होगा कि जैसे होता है ना कि हम किस लेवल का सॉल्यूशन बना रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, ऐसे इसके फ्रेम होते होंगे। बिल्कुल फ्रेम होते हैं, बट आप किस लेवल की बात करें जरा मुझे एक्सप्लोर करो तो फिर मैं आंसर करूंगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं बैंकिंग डोमेन से हूँ और हम जैसे बैंकिंग डोमेन में अगर हम बोले कि फिजिकल DC सपोर्ट जब इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो ओवर देयर हम ये देखते हैं कि कस्टमर किस लेवल का है, उसके पास मेरी डिवाइसेस किस लेवल फ्रेम की हो, सो दैट उसका सिक्योरिटी, उसका नंबर ऑफ यूजर्स, और हम उस तरीके की चीजों को मेंटेन कर पाए। अब जैसे हम कहें कि एक डोमिनोज के लिए एक डेटा सेंटर लगाना है और एक डेटा सेंटर मुझे ICICI बैंक के लिए लगाना है, तो दोनों डेटा सेंटर का जो लेवल होगा विच इज ह्यूज डिफरेंस। डेफिनेटली देखो क्या होता है कि आपको डोमिनोज वालों ने बोला कि यार मेरे लिए एक डेटा सेंटर लगाना है, तो डोमिनोज क्या है? जस्ट लाइक एक पब्लिक। तो डोमिनोज का बजट क्या है पहले तो आप ये देखो, ठीक है? करेक्ट। बजट तो चलो बाद में आएगा, डोमिनोज का माइंडसेट पहले से होगा यार कि मेरा ये सेटअप कर दो, ठीक है, और ये मेरा बजट है और मेरे को उतना सिक्योरिटी मैटर नहीं करता, सिंपल सा मेरे को वेबसाइट चाहिए और बैकएंड में डेटाबेस लगा देना, ये लगा देना कि कोई बुकिंग करे तो फट से मेरे पास नोटिफिकेशन ये XYZ मेरे को आ जाए। उसने अपनी डिमांड बता दी, देन उसके बाद आपको उसका बजट पूछना है कि आपका बजट क्या है। उस बजट के अकॉर्डिंग फिर आपको एक बेस्ट सोल्यूशन उनको बना के देना है, ठीक है? अब आपने उनसे बोला कि आपको सिक्योरिटी कंप्लायंसेस भी चाहिए क्या, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब आपने उनको पहले तो वो बोलेगा ठीक है आप बता दो मुझे क्या क्या दे रहा हो, बट आपको साथ में उनका कॉस्ट भी उनको एक्सप्लोर करना है कि अगर मैंने ये इंप्लीमेंट किया तो ये कॉस्ट आएगा, ये इंप्लीमेंट तो ये कॉस्ट आएगा। तो अगर उनका जो बिजनेस टीम होगा उसके साथ जब आप बात करते हो इस टेक्निकल पॉइंट को लेके और उसका बजट से आगे अगर चीजें निकल जाएगा तो डेफिनेटली को क्रॉस क्वेश्चन करेगा, नहीं यार मेरा इतना बजट नहीं है, ठीक है, और मेरे को बेसिक ये चीजें चाहिए, तो उस हिसाब से आपने सेटअप कर दिया। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि वहां पे बजट को नहीं देखा जाता, फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी को लेके की जाती है, ठीक है? तो सिक्योरिटी के लिए फिर वही वाली बात आ जाएगी कि यार आप उनके जो इंस्टेंसेस डिप्लॉयमेंट कर रहे हो वो शेयर्ड में नहीं जाने चाहिए, वो डेडिकेट में होने चाहिए। फिर VPC आपकी इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप उनके जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट VPC में रखो, उनके प्राइवेट रिसोर्सेज डिफरेंट VPC में रखो, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की चीजें आप ज्यादा यूज करो, SSL सर्टिफिकेट यूज करो, जितने भी सिक्योरिटी रिसोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करके उन्हें एक्सप्लोर करो। तो ये चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन उस समय सुनील ने कुछ एक वर्डिंग यूज किया था कि जैसे हम डोमिनोज के लिए अगर बनाएंगे और एक बैंक के लिए बनाएंगे तो कुछ नेम अलग अलग क्लास, मतलब मैं शायद राइट वर्ड नहीं यूज कर पा रहा हूँ, कुछ अलग अलग क्लास बताए थे उस सॉल्यूशंस के, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे जैसे अभी आपने CIDR सारा IP रेंज अभी बताया, तो उसके हिसाब से उस लेयर मॉडल्स के लिए हम अलग अलग तरीके के IP सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये चीज था। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नहीं आपका जो एक्चुअल लाई करता है वो अब आता है आपका कि जैसे आपने जो यहाँ रेंज चूज किया, रेंज चूज करने के लिए हम मॉडल फ्रेम के बिहाफ पे जाएंगे सर, या हमें क्वेश्चन नंबर ऑफ आपका IPs टोटली गलत एक आ रहा है। फोरकास्टिंग क्वेश्चन आपका टोटल गलत है, ठीक है? आपका इंटेंशन क्या है वो मैं समझ चुका हूं। आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा वो टोटली गलत है, उसका आंसर आपको ऑटोमेटिक अभी मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है IP एड्रेस आपका क्लासेस क्या आप डिसाइड कर रहे हो। जो क्लासेस का जो सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी उस क्लासेस में नंबर ऑफ होस्ट कितने आप लगा पाओगे, जस्ट ये डिसीजन होता है, करेक्ट, ठीक है?
यहाँ पे क्लासेस को चूज करने का सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं। हो सकता है मेरा क्वेश्चन मैं सही तरीके से हाँ। नहीं एलोबरेट कर पा रहा हूँ। आई चेक कि वो एक्चुअली जो चीज मैं वहां पर मिस कर गया था वो वीडियो रिकॉर्ड है मेरा, मैं अब उसको देख करके फिर कोई नहीं, आपसे आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है? थैंक यू। वो मैं ऑटोमेटिक कवर कर दूंगा, ठीक है? क्लासेस से कोई रिलेट नहीं है। और किसी का क्वेश्चन है क्या? सर सौरभ दिस साइड। हम्म। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने एक रेंज लिया क्लास ए की आपने अभी जो यूज किया है आईपी एड्रेस, वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है ना? तो आपने एक सबनेट लिया, उस सबनेट में अगर मुझे ये देखना हो कि हमारे नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्टेड हो सकते हैं, देन हम सॉल्यूशन दे पाएंगे ना? कि मान के चलिए कि हमारे पास 100 होस्ट हैं जो कनेक्ट करेंगे वेब सर्वर में, या 200 होस्ट हैं जो कनेक्ट करेंगे वेब सर्वर पे, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हमने सबनेट लिया है नाम क्या है उसमें कितने होस्ट लाइक करते हैं या नाम नहीं? बताओ पहले। सौरभ। हाँ बोलो सौरभ, क्या बोल रहे हो? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जो हमने सबनेट लिया है ना, तो उसमें हम ये कैसे चेक कर पाए कि हमारे इतने नंबर ऑफ होस्ट उसमें कनेक्ट हो सकते हैं या लाइक कर सकते हैं, सो डेट हम कंफर्म हो पाएंगे ना कि जो हमने सबनेट लिया है वो हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से फिट है या नहीं? सर ऐसे डिसाइड नहीं करते, डिसाइड ऐसे करते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है? लाइक एक आईसीआईसी बैंक है, ठीक है, और उसने किसी अभी नया नया कोई डिस्ट्रिक्ट बना है और उस डिस्ट्रिक्ट में वो अपना ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है, तो जब वो अपने उस डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच ओपन करेंगे तो सबसे पहले उनको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग कितने हैं। ठीक है। तो मान लो उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग 2 लाख लोग हैं, तो उनको एक एस्टिमेट वैल्यू निकालना पड़ेगी कि 2 लाख लोग जो हैं यहाँ पर, ठीक है, उनमें से कितने लोग हमारे अकाउंट पे माइग्रेट करेंगे। तो मान लो उस डिस्ट्रिक्ट में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, 2-4 फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में 50-50 हजार लोग हैं, और उस बैंक का उस फैक्ट्री के साथ लिंकअप है, तो डेफिनेटली ये कि वो 50,000 लोग आएंगे उनके पास। बिल्कुल। क्योंकि बैंक के साथ क्या होता है, किसी बड़ी कंपनी के पास जाते हैं और उनके सारे एम्प्लॉय का अकाउंट अपने इसमें ओपन करवा लेते हैं और सबकी सैलरी उसमें आती है, मतलब आप एक कस्टमर बन गए। तो उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले 2 लाख लोग हैं, लेकिन 1 लाख लोग ऐसे हैं जो उनको कंफर्म है कि आना ही आना है हमारे ऊपर। तो अब वो 1 लाख लोगों के हिसाब से डेटा सेंटर लगाएंगे कि जब वो 1 लाख लोग हमारी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे, या फिर गूगल पे में अगर पेमेंट ट्रांसफर करते हैं अपने आईसीआईसी बैंक सोर्स को लगा के, तो लोड किस हिसाब से आने वाला है, उस लोड के अकॉर्डिंग फिर वो हार्डवेयर लगाएंगे। उनको पता लगता है कि 1 लाख लोग अगर एट द मोमेंट ऑफ टाइम आते हैं, तो कम से कम अगर 1 लाख लोग एट द मोमेंट ऑफ टाइम अगर आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार 32 GB रैम का जो सर्वर है 50 सर्वर्स होने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो वो 50 सर्वर के अकॉर्डिंग फिर वो आईपी एड्रेस निकालते हैं। बिल्कुल। ये 50 एक मैं एस्टिमेट वैल्यू निकाला हूँ, 50 को 50 लाख ले लो, बिल्कुल सर, या 50,000 ले लो, या 5,000 ले लो। तो अब उन्होंने 5,000 आईपी एड्रेस चाहिए, लेकिन 5,000 आईपी एड्रेस में अब वो कहते हैं कि हमने हमारे सर्वर्स के टाइप्स क्या होंगे। तो एक वेब सर्विस होगी, एक एप्लीकेशन सर्विस होगी, एक डेटाबेस सर्विस होगी। तो उनको लगता है कि यार हमारे 1,500 वेब सर्वर्स हो जाएंगे, 1,500 एप्लीकेशन, 1,500 डेटाबेस। तो 1,500 के हिसाब से सबमिटिंग करी जाएगी फिर। तो यहाँ पर जो सबमिटिंग करेंगे तो 250 आईपी नहीं लिखेंगे, 1500 आईपी चाहिए मुझे 1500 आईपी चाहिए, 1500 आईपी चाहिए अब मुझे यहाँ पे। ओके। और मुझे पब्लिक रिसोर्सेज में 100 आईपी चाहिए। तो ये मैंने अपनी वैल्यू यहाँ पे लिखी और मैंने सबमिटिंग किया, तो ये जो नेटवर्क मुझे निकल के आया, ये 1500 आईपी मुझे निकाल के देगा। ठीक है, समझ गया सर, गॉट इट सर, समझ आ गए? समझ गया। तो इसमें गौरव का भी आंसर छुपा हुआ है। तो गौरव, इसमें इसको सिक्योरिटी से लेके कुछ इशू नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिक्योरिटी तो आप अंदर यहाँ पर इंप्लीमेंट करोगे कि कौन से सबनेट को प्राइवेट रखना है, कौन से सबनेट को पब्लिक रखना है।
ये ठीक। एक्चुअल में मेरा जो क्वेश्चन है ना वो शायद मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ अभी कि मुझे उसे रखना कैसे, तो आई कम बैक, मैं उस चीज को पहले खुद समझूं कि मुझे पूछना क्या है। राइट। तो ये सबनेटिंग कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया, आपने 500 स्क्वायर यार्ड का एक लैंड लिया और आप इस पे घर बना रहे हो, ठीक है। अब घर में आप क्या करते हो, कमरे बनाते हो, राइट। तो आपको पता होता है कि कौन से कमरे को प्राइवेट रखना है ना। मान लो कोई एक ऐसा कमरा भी होगा आपके घर के अंदर जिसमें आपके प्राइवेट चीजें होती हैं, लाइक आपके ज्वेलरी होते हैं, आपके पैसे होते हैं, जहां पे बाहर से आने वाला आदमी इतने जल्दी उस कमरे में इंटर नहीं कर सकता। लाइक आप बाहर से आने वाले लोगों के लिए आपने लॉबी रूम बना रखा है, जो तो हर कमरे को अलग अलग तरीके से आपने डिजाइन किया है। तो वैसा ही आपने वीपीसी के अंदर जो सबनेट्स आपने यहाँ पे जनरेट किए हैं, उन हर सबनेट का पर्पस अलग अलग है। आप डेटाबेस सबनेट के अंदर डेटाबेस रखोगे, इनको आप इतना सिक्योर रखोगे कि कोई बाहर से कोई पिंग भी नहीं कर सकता इस सबनेट की मशीनों। वहीं पे आपके जो पब्लिक रिसोर्सेस वाले सबनेट हैं, इनको पिंग भी कर सकता है और बाहर से आने वाली ट्रैफिक भी यहां तक आ सकती है। तो अब यहाँ पे हम लोग पर्पस डिसाइड करेंगे। अभी तो हम लोग जस्ट एक सबनेट बनाए हैं। जैसे आप अपने घर पे जब कमरा बनाते हो तो आप डिसाइड करते हो, राइट। आप अपने तिजोरी वाले रूम का डोर जितना स्ट्रांग रखोगे, अपना वॉशरूम का उतना स्ट्रांग नहीं रखोगे। तो ऐसे ही होता है। जो मेन गेट है वहां पे आप सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो, राइट। तो अब डिसाइड करेंगे हम लोग क्या कैसे डिजाइन करना है। अभी तो जस्ट हमने बाउंड्री किया है और बाउंड्री के अंदर सबनेट्स बनाए हैं। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है या थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है तो आप लोग कर लो। 5 मिनट के बाद फिर मिलता हूँ मैं, ठीक है।